हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों में शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने के पहले लेक्चर नंबर 3 तक में हम लोग क्या पढ़े उसकी बात थोड़ी पहले कर लेते हैं। तो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर जो थर्ड सेशन था इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने जो कि हाईली कॉन्सेप्चुअल सेशन था, हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में तुमको बताया था कि किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कब मूव करता है, कब मूव नहीं करता है, एक्सटर्नल फोर्स से इसका क्या रिलेशन है और ये फोर्स होते क्या हैं। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है इस सेंटर ऑफ मास चैप्टर का, जो हमको बहुत अच्छे से क्लियर अगर नहीं होगा तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि सेंटर ऑफ मास देखो बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आध दो फॉर्मूले वो लोग जो पढ़े हैं या एक आध दो फॉर्मूले जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कंडीशन में इस चैप्टर में देखो हर चैप्टर तुमसे अलग अलग चीज़ें डिमांड करता है। अब सेंटर ऑफ मास तुमसे डिमांड करता है कि भाई तुमको सेंटर ऑफ मास की समझ कितनी है। तो हर चैप्टर को, हर टॉपिक को पढ़ने का सेम तरीका हमको नहीं रखना है। अब ये चैप्टर हमको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा कितना क्लियर है, हम इनके क्वेश्चंस को कितने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अगर जो बच्चे इसके पहले वाली क्लास नहीं देखेंगे, ये क्लास देखने के पहले वो थर्ड लेक्चर ज़रूर देखना, तभी ये लेक्चर तुमको बहुत अच्छे से प्यार से तुमको समझ में आएगा। ठीक है, सीक्वेंस है, उसको फॉलो करोगे तो ही पढ़ने का तुमको एंजॉयमेंट भी मिलेगा और समझने में मुश्किल कम आएगी। ठीक है, चलो तो आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे उसमें हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और ये भी न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड कम होंगे, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होंगे, जो हम लोग इसके पहले लेक्चर्स में सीखे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिया हूँ अलग अलग जगहों से, जैसे तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं जो पूछने का ट्रेंड ज़्यादा है इस चैप्टर में, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, सब मिक्सअप में तुमको इससे क्वेश्चन सर्च कराऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन का लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो लिख रखा है तुम्हारे लिए। करे बच्चों, अ सिस्टम हैज़ 2 पार्टिकल्स, एक सिस्टम में 2 पार्टिकल है। अच्छी बात है सर। ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, एक सिस्टम में 2 पार्टिकल हैं और दोनों के मास हम लोग को दिए हैं। 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम के 2 पार्टिकल हैं एक सिस्टम में। ठीक है, फाइन। एंड मूविंग विथ वेलोसिटी I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। 1 किलोग्राम वाला जो पार्टिकल है वो I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 2 किलोग्राम वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या दे रखा है बच्चों, I कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हमें कह रहा है कि एक सिस्टम है, सिस्टम में सिर्फ 2 ही पार्टिकल है और दोनों पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मान लो अगर मैं दोनों पार्टिकल को मिला लूँ, ठीक है, और इन दोनों पार्टिकल को मिलाने वाले लाइन पर कहीं पर ये जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी तुमसे पूछा गया। उन दोनों पार्टिकल का, उनसे मिलकर जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर उस सिस्टम के पार्टिकल्स की तुमको वेलोसिटी पता है तो। ठीक है, हर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मगर तुमको फॉर्मूला में लिख करके डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, या कि यहाँ बैठे कि अब वो करना क्या है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पढ़े बच्चों, VCM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2
दो ही पार्टिकल है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस बात का ध्यान रखना। खैर यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होता, डायरेक्शन वायरेक्शन अलग से दिया होता, तो कभी भी सेंटर ऑफ मास के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही यूज़ करना है, डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए। इस बात को ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, ये वेक्टर सम है, स्केलरली ऐड मत करना। डायरेक्शन दिया जाएगा, उसके हिसाब से इस वेक्टर को ऐड कर, तो वैसे हम लोग को ऐड करना होगा। तो m1 v1 है, m1 इज़ 1 किलोग्राम, v1 इज़ i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस m2 इज़ 2 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितना दिया बच्चों, वेलोसिटी इज़ i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या मिल गया, i कैप प्लस 2i कैप, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 12j कैप माइनस 2k कैप, और 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 किया तो कितना गया बच्चों, प्लस 6k कैप एंड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सिंपल प्लेन कैलकुलेशन है। सारे i वाले को एक साथ कर लिया, j वाले को एक साथ कर लिया, k वाले को एक साथ कर लिया। अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो सब में है, कट जाएगा, एंड यू विल गेट i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उस सिस्टम का जो दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसके सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि जो फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है वो हमेशा उसके वेक्टर फॉर्म को ही यूज़ करके आंसर लाना होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, मगर समझ होनी चाहिए सबको कि फॉर्मूला भी लगाना है तो कब कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डू इट फास्ट। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक थोड़ा सा नए किस्म का क्वेश्चन तुम्हारे लिए होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मगर उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए पहले हालांकि ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर हर चीज़ तक पहुंचने का तरीका होता है। पहले फाउंडेशन बेस बनाते हैं कि कोई क्वेश्चन का बेस क्या होता है, कहाँ से वो बनता है, कहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, वो बेस पकड़ते हैं पहले। फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा आता है उसकी बात भी करेंगे, मगर क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है वो ये है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 4m। कह रहा है कि सिस्टम में हमारे पास 2 पार्टिकल हैं जिनके मास कह रहा है m और 4m है। अच्छी बात है। एंड दे आर केप्ड एट ए डिस्टेंस अवे। ठीक है, थोड़ा फिगर में बना के तुमको अगर दिखाऊं तो कह रहा है बच्चों 2 पार्टिकल हैं। ठीक है, एक का मास दिया है m, और दूसरे वाले पार्टिकल का जो हैवियर पार्टिकल है उसका मास दिया है तुमको 4m। तो यू हैव 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 4m, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। ठीक है, ये हो गया m और ये हो गया 4m, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इज a। ऐसा क्वेश्चन दिया। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बनाया करो, है ना, अच्छा डायग्राम बनाए ड्रॉ करने से। अब ये बताओ, जो अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे पूरा बाद में, भाई यहाँ तो हाल चाल देख लिया जाए। हमने ये फिगर ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों पार्टिकल का जो दोनों पार्टिकल से मिल के एक सिस्टम बना है। एक सिस्टम है मेरे पास जिसमें 2 पार्टिकल हैं, मतलब ये दोनों पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा है। इनके बीच जो फोर्स काम करेगा वो कैसा फोर्स होगा, यस इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, क्योंकि ये दोनों सिस्टम में है ऐसा मान लिया गया। अब इनका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा, ये भी सबको पता है। द सेंटर ऑफ मास
विल लाई ऑन दिस लाइन समवेयर। एग्जैक्ट कहाँ पर होगा वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना तो बिना निकाले कह सकते हैं कि जो भी सेंटर ऑफ मास को बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा 4m की तरफ होगा। क्यों होगा? वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास का मान लिया मैंने पोजीशन है। जैसे कि सब जानते हैं सेंटर ऑफ मास, जिधर मास ज़्यादा होता है उधर भागने की टेंडेंसी होती है, तो 4m की तरफ हल्का सा शिफ्ट करेगा। दिस इज द पोजीशन सेंटर ऑफ मास। नाउ अच्छा, एक बात बच्चों ध्यान रखना, अगर जब तक ये दोनों पार्टिकल के साथ हम छेड़छाड़ ना करें, छेड़छाड़ मतलब थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, दाएं बाएं कर दो, इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, ऊपर कर दो, दाएं बाएं ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो, खिसका दो, तो जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये दोनों पार्टिकल अपनी जगह पर कायम हैं तब तक सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर रहेगा, अपने जगह से नहीं हटेगा। वी ऑल नो दैट। क्लियर है? अगर तुम इसको आगे पीछे करोगे हल्का सा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इसको हल्का सा शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या सेंटर ऑफ मास चुपचाप बैठ के देखता रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा। हाँ, लेकिन अगर इस बात को ध्यान देना, अब देखो यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब कॉन्सेप्ट है जो तुमको सीखना है। क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ध्यान से बस सुनना, बहुत ध्यान से बस सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला कि ये पार्टिकल को अगर हल्का सा शिफ्ट किए, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, तो ये सेंटर ऑफ मास भी डिस्टर्ब होगा। मैंने ऐसा बोला, बिल्कुल सच बात है ये। लेकिन अगर इसमें वो शिफ्टिंग जिसकी बात मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे हो गया, थोड़ा सा पीछे हो गया, अगर इसमें शिफ्टिंग आगे पीछे इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के वजह से हो रही है, जो कि इंटरनल फोर्स है, मान लो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल फोर्स, तब सेंटर ऑफ मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो शिफ्टिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से होनी चाहिए। अगर ये इंटरनल फोर्स की वजह से, जैसे इसने इसको अट्रैक्ट किया और थोड़ा सा ये आगे चला आया, तो सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स के वजह से शिफ्टिंग हुई है। कॉन्सेप्ट को समझो जो बता रहा हूं। हाँ, अगर तुम आ गए, तुम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, तुम आ गए और तुमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ करके यूं ऐसे रख दिया, तुम इसको ऐसे पकड़ा और यूं रख दिया, इसमें इसका कोई रोल नहीं था। तुम आकर के इसको डिस्टर्ब किए और तुम बाहरी आदमी हो, तुम इसका हिस्सा नहीं हो, तो अब तुम इसको शिफ्ट करोगे तब सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा। तो बातों को समझो कि इसकी शिफ्टिंग किस वजह से होगी तो क्या होगा, किस वजह से होगी तो क्या होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? अगर इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वजह से हल्का से ये आगे आ गया, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं भैया। हाँ, अगर कोई तीसरा एजेंट है, मैं, तुम या कोई और, पूरे ब्रह्मांड में इन दोनों को छोड़कर कोई और आ जाए, कोई और आ जाए और इसको शिफ्ट कर दे, सेंटर ऑफ मास को मंजूर नहीं होगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, मैं तुमको जो डिलीवर करना चाह, आई थिंक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इनके बीच कोई फोर्स है, इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है और ना ही कहा गया है, बस साफ लिखा है कि द लाइटर पार्टिकल, जो छोटा वाला पार्टिकल है, द लाइटर पार्टिकल इज मूव्ड, इसको मूव किया जाता है बाई डिस्टेंस a/3, इसको a/3 डिस्टेंस मुझको मूव करना है। और मूव कहाँ करना है? दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहाँ? तो आगे वो भी क्लियर लिखा हुआ है, मूव्ड बाई डिस्टेंस a/3 along द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, इस पार्टिकल को मिलाने वाले लाइन के along शिफ्ट करना है, टू
टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास a/3 डिस्टेंस मूव करना है। मतलब ये कि इसको ऐसे उठाओ और यूं उठा करके a/3 डिस्टेंस मूव कर दो, और ये a/3 डिस्टेंस ये किसी बाहरी व्यक्ति ने इसको शिफ्ट किया है, ये इंटरनल फोर्स के वजह से शिफ्ट नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना। अब ये बताओ, अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या मैं खुद आकर के इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, तो इस चीज़ को क्या सेंटर ऑफ मास चुपचाप देखता रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये भी अपनी जगह से हल्का सा क्या होगा? शिफ्ट होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो सिर्फ चाहने से काम तो नहीं बनेगा बच्चों ना, कुछ ना कुछ करना होगा। अगर तुम सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब होने से, मूव होने से, शिफ्ट होने से बचाना चाहते हो, तो तुमको जो सेकंड पार्टिकल है उसको भी थोड़ा आगे पीछे करना होगा, ताकि ये पार्टिकल इस पार्टिकल के इफेक्ट को, शिफ्टिंग को कैंसिल कर दे और सेंटर ऑफ मास वहीं पर बना रहे। तुमने उसको मूव किया है, तुमने इसको भी मूव करना होगा, ताकि ये उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे एंड सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एज इट इज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब तुमको एक बात और बताऊं मैं। हम लोग अभी तुमको मैंने क्या कहा, देखो कॉन्सेप्ट बहुत बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, बस तुमको समझना होगा। इंटरनल फोर्स अगर ये होता, अगर ये इंटरनल फोर्स के वजह से शिफ्टिंग होती, तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल फोर्स के वजह से शिफ्टिंग होती, तो जब ये शिफ्ट करता, तो इंटरनल फोर्स की वजह से ये भी हल्का सा शिफ्ट कर जाता। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। अगर ये इस पर कोई फोर्स लगाकर खींचेगा, तो ये भी तो इसको खींचेगा। तो अगर इंटरनल फोर्स होगा, तो ये हल्का सा शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा, कैंसिलेशन होगा, सेंटर ऑफ मास एज इट इज। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जब होगा, तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा, इसको कौन शिफ्ट करेगा? इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स में तुमको आना पड़ेगा फिर, और इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है, इंटरनल फोर्स जब होता है तो इसको शिफ्ट खुद इंटरनल फोर्स कर लेता है। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो ये काम तुमको ही करना होगा। तो जो काम इंटरनल फोर्स करता है, वही काम मुझको यहाँ पे करना होगा, ताकि सेंटर ऑफ मास अनमूव्ड रहे। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो? अगर इंटरनल फोर्स होगा, तो ये जब ये मूव करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी मूव करेगा, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो ये मूव करेगा, तो इसकी मूव करने की गारंटी तो नहीं है, इसलिए शिफ्ट कर जाएगा। और बचाना चाहते हो तो आगे इसको पकड़ो, इसको शिफ्ट करो। तो जो इंटरनल फोर्स करता है, वही मुझको भी करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एकदम है बहुत छोटा क्वेश्चन, तुम्हें बताऊंगा ना, शायद 30-50 सेकंड का क्वेश्चन होगा। लेकिन मेरा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए हजारों चैनल पड़े यूट्यूब पर, देखो ना, क्या दिक्कत है, करो बैठ के सॉल्व। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा होता है। एक बार सीख जाओगे, तुमको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, सबको पढ़ना शुरू कर दो। तो मेरा काम तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, नहीं सर कहाँ है, सर कहाँ है, ये नहीं करना है ना, कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, कि किसी के तुम लिए वो मत रहो कि यार वो होंगे तभी मैं कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। वही तो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। क्या ऐसे क्या करोगे करके भाई? आत्मनिर्भर बन जाओ कि हाँ भाई हम क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। तो मैं तुमको बनाना चाहता हूँ सेल्फ डिपेंडेंट, न कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट कि हर चीज़ के लिए सर कहाँ है, उससे ठीक है कॉन्सेप्ट पूरा तुमको बताऊंगा मैं, लेकिन तुमको अपने से क्वेश्चन करने लायक बनाऊंगा। किसी के ऊपर निर्भर होना नहीं सिखाऊंगा कि उस पर निर्भर रहो, कि जब वो आएंगे 10 क्वेश्चन कराएंगे तो मैं करूँगा, नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट, खुद से कर सकते हैं।
हाँ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, वो तुमको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है सबको, एकदम बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का है, बहुत छोटा क्वेश्चन है मगर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर इंटरनल फोर्स होगा तो ये अनमूव्ड क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स से जब ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा एंड नलीफाई। एक्सटर्नल फोर्स में सर हमको क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स में अगर ये मूव करेगा तो इसके मूव करने गारंटी नहीं होगा, तुमको आकर के मूव करना पड़ेगा। इंटरनल फोर्स में अगर ये मूव करेगा तो इसके मूव करने गारंटी है, तुमको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर एक्सटर्नल फोर्स में ये मूव करेगा तो इसके मूव करने गारंटी थोड़ी है। आओ भैया आओ, उसको मूव करो, तुमको बचाना है। तुम एक्सटर्नल फोर्स देगा, तुमको बचाना है, इंटरनल फोर्स से खुद बचा लेगा। तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल्स करो, न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्योरी इज ओके फाइन वंडरफुल थिंग, मगर उस थ्योरी को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम कभी सीख नहीं सकते। इसलिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, थ्योरी पढ़ो और जम करके न्यूमेरिकल्स में उन थ्योरी को अप्लाई करो, तभी सीखोगे, वरना फिर नहीं सीख पाओगे, ठीक है। चलो, तो क्लियर है कि इंटरनल फोर्स में क्या होता है और यहाँ पर क्या होगा। अगर इंटरनल फोर्स होगा तो ये शिफ्ट करेगा, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा, कुछ नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास मस्ती ही पड़ा रहेगा। अगर ये काम इंटरनल फोर्स नहीं कर रहा है और तुम खुद कर रहे हो तो तुमने एक को तो मूव करा दिया, दूसरे को मूव कौन कराएगा, तुमको ही कराना होगा और आकर के शिफ्ट कराओगे ताकि सेंटर ऑफ मास बच जाए। तो इस सेंटर ऑफ मास को बचाने के लिए मुझको आना होगा और मुझको आकर के 4m के साथ भी छेड़छाड़ करनी होगी। और एक बात मैं बताऊं तुमको, डायरेक्शन जो होगा हमेशा अपोजिट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं इसको मूव करता हूं पहले पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ, तो दूसरे पार्टिकल को तुमको राइट की तरफ मूव करना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास बच जाए। अगर मैं इसको इधर मूव करूं और इसको भी इधर मूव करूं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उधर मूव कर जाएगा, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास, बचेगा क्या। इसलिए अपोजिट, एक इधर तो दूसरा इधर, ताकि नलीफाई करे। अगर एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, ताकि नलीफाई करे, ठीक है। तो दूसरे पार्टिकल को कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया जाएगा वही तुमसे पूछा गया है, ताकि सेंटर ऑफ मास बच जाए, शिफ्ट ना हो, अनमूव्ड रहे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन तो खैर बहुत सिंपल है, बस यही काम हमको करना होगा, वही काम इंटरनल फोर्स खुद कर देता था, जो यहाँ पे नहीं है तो हमको तो आना पड़ेगा फिर। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सीधा सा फॉर्मूला यूज़ करना, सीधा सा सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला चलता है, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। बस इस फॉर्मूले को, मैं इस फॉर्मूले को डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारा एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है तो हमको उस हिसाब से लेके चलना होगा, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या फिलहाल के लिए होल्ड करना है। अब 11th क्लास में लोग पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में इस फॉर्मूले को ड्राइव करता हूँ, समझाता हूँ, इसकी पूरी कहानी बताता हूँ, सब बताता हूँ। बट ऐसे क्वेश्चंस में तुम याद रखना, ये एज अ फॉर्मूला, ये एज अ फॉर्मूला तुमको यूज़ करना है, ठीक है। अब लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो m1 इज m, शिफ्ट कितना किए हैं बच्चों, a/3, m2 कितना है 4m और शिफ्ट कितना करना है x, जो फिलहाल नहीं पता। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और x इज इक्वल टू क्या आएगा, a/12, और इसको भी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास लिखना होगा ना, किस तरफ शिफ्ट करना है, तो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास। तो दूसरे पार्टिकल को अगर मैं a/12 डिस्टेंस मूव करूं टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास और इसको मूव करूं a/3 टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों के शिफ्टिंग से इस सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने जो शिफ्ट किया a/3, इसकी शिफ्टिंग इस इफेक्ट को कैंसिल कर देगी और सेंटर ऑफ मास तुम्हारा अनमूव्ड रहेगा, जहाँ था वहीं पर पड़ा रहेगा। बस इतना ध्यान रखो। इस क्वेश्चन में इंटरनल फोर्स नहीं था तो तुमको आकर के ये काम करना पड़ा। जहाँ इंटरनल फोर्स होता है ये काम खुद a/12 डिस्टेंस, वो इंटरनल फोर्स खुद उसको मूव करा देगा और
और तुमको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं हो सकता, एक्सटर्नल फोर्स होगा तो ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला चलेगा और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, एक एक करके देखेंगे, मगर कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 पे तुरंत चलते हैं, डू इट फास्ट। तो फाइन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक क्वेश्चन और ऐसा ही तुमको मैं दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अच्छे से सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए एक क्वेश्चन और करेंगे। 2 बॉडीज ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम, 2 बॉडीज हैं जिनके मास दिया बच्चों को 20 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रहा है बीच का? 100 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पहला बॉडी है लाइटर बॉडी, मास कितना दिया बच्चों? 20 किलोग्राम। दूसरा बॉडी थोड़ा सा उससे हैवी है जिसका मास दिया है 50 किलोग्राम, और इनको सेपरेट किया गया बाई अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के बीच का डिस्टेंस है, या फिर कह सकते हो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगेन वही बात, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? ऑन द लाइन जॉइनिंग देम टूवर्ड्स 50 किलोग्राम। इस लाइन पर होगा मगर थोड़ा सा 50 किलोग्राम की तरफ होगा। क्यों होगा इसको बताने की ज़रूरत अब नहीं है, एवरी वन ऑफ यू क्लियरली नोज दैट ऐसा क्यों है। ठीक है, अब फिर वही बात बोलूँगा, जब तक ये दोनों बॉडी अपने जगह पर पे कायम है, जब तक 20 किलोग्राम वहाँ पर पे, जब तक 50 किलोग्राम यहाँ पर पे, सेंटर ऑफ मास का कोई बाग बाका नहीं कर सकता। सेंटर ऑफ मास अपने जगह से हिलेगा नहीं। और अगर इन दोनों बॉडी में इंटरनल फोर्स की वजह से शिफ्टिंग हुई तो भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ करके इनको आगे पीछे किया तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और वही एग्जैक्टली यहाँ पर पे हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हैवियर बॉडी है 50 किलोग्राम, उसको मूव करना है, मूव्ड बाई 10 सेंटीमीटर, मूव्ड बाई 10 सेंटीमीटर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। इस लाइन के अलोंग ही शिफ्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस बात पे गौर करना, मूव कहाँ करना है? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के तरफ नहीं, सेंटर ऑफ मास से अवे। तो मतलब कहने का ये है कि इनको मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन पर तुमको इस बॉडी को मूव करना है। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लेते आओ। कितना डिस्टेंस मूव करना है? 10 सेंटीमीटर तुमको मूव करना है। ये मूवमेंट इंटरनल फोर्स से नहीं हो रहा है। अगर इंटरनल फोर्स से होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब ये मूव करता तो ऑटोमेटिकली ये भी मूव कर जाता, हमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये काम इंटरनल फोर्स नहीं कर रहा है, यही तो समस्या है। ये कौन कर रहा है? कोई तीसरा ऑब्जेक्ट जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो आया और इसको उठा के यहाँ कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स ने ये काम किया है और सेंटर ऑफ मास को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। इंटरनल फोर्स को जो करना है करे, सेंटर ऑफ मास चुपचाप बैठा रहेगा। अगर बाहर का कोई आदमी आया और छेड़छाड़ किया तो ये परेशान हो जाएगा और ये भी शिफ्ट होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम फिर आएंगे और इस सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट होने से, मूव होने से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? दूसरे बॉडी को भी हल्का फुल्का घुमाओ ताकि ये इसके प्रभाव को ख़त्म कर दे। और मैंने कहा था कि अगर ये दाईं तरफ तो ये बाईं तरफ, हमेशा उल्टा होगा ताकि इफेक्ट को कैंसिल करे। ठीक है, तो दूसरे पार्टिकल को भैया कितना मूव करना होगा, जो कि लाइटर पार्टिकल ऑब्वियसली कितना मूव करना होगा, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, सबको अच्छे से पता है। और फॉर्मूला जो यूज़ हम लोग करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है बच्चों? m1x1 इज इक्वल टू m2x2। ओके, तो m1 कितना है? m1 इज़ 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम को कितना मूव किया गया है सर? 10 सेंटीमीटर। m2 कितना है? 20 किलोग्राम। कितना मूव किया गया है फिलहाल नहीं पता। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल एंड यू विल गेट x2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
तो 25 सेंटीमीटर मूव करना होगा लाइटर पार्टिकल को, हल्के पार्टिकल को, और वो भी किधर मूव करना होगा, तो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से दूर मूव करना होगा, जैसे कि पहले बॉडी को हमने किया। तो है तो बहुत सिंपल आंसर हमारा, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, मगर इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तुमको सीखना है। बाकी सॉल्यूशन तो हर जगह हर लोग हर बुक में तुमको बता देंगे, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट जो उसके पीछे है उस कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। बाकी का चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि ताकि तुमको किसी की ज़रूरत न पड़े, तुम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कर लो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। तो इस पर्पज़ से मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको पहले कर लो, ठीक है, जल्दी। ओके, तो बच्चों उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस क्वेश्चन को समझाने के लिए अब तक मैं तुमको इतना भूमिका बना रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ईयर शायद 2016 था जब ये क्वेश्चन पूछा, आई थिंक, शायद, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा है, बट शायद ऐसे ही कुछ था। तो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड वही है जो इसके पहले के 2 क्वेश्चन किए हैं, बट उसको हल्का सा तुम्हें घुमा करके पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन और देखते हैं। अ वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ स्क्वायर शेप, एक प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी का तख्ता, प्लेटफॉर्म कह सकते हो, एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। नाव भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाव कहो, प्लेटफॉर्म को, उससे हमको क्या मतलब है, बस हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अ वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप का प्लेटफॉर्म है। हालांकि फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैं तुमको समझाने के लिए बना दिया हूँ। अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिगर मैं नहीं बनाऊंगा और तुम्हें खुद ड्रॉ करना होगा। पहला क्वेश्चन था, इसे बना रहा हूँ, ठीक है। जो करना है वैसे ही करना है, ठीक है। जहाँ नहीं दिया होगा वहाँ मैं नहीं बनाऊंगा, तुमको ही करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, इससे बना दे रहा हूँ। अ वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ साइड 4 मीटर, अच्छी बात है, एंड मास 100 किलोग्राम। इस प्लेटफॉर्म का मास 100 किलोग्राम दिया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के बदले नाव भी आ सकती है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना जो यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस पर ये रेस्ट में, मतलब ये तैर रहा है, आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो रहा है, फ्लोट कर रहा है अपने जगह पर, एक ही जगह पर रख करके ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अ बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम इज स्टैंडिंग एट वन एज ऑफ प्लेटफॉर्म, एक 40 किलोग्राम मास का बॉय है, एक लड़का है जो प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर खड़ा है, जैसा कि फिगर में तुम देख रहे हो। अब ये भाई सब करता क्या है, अब ये बॉय करेगा क्या, अब ये खड़ा होकर देखेगा नहीं, आगे कह रहा है द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ये जो लड़का है इस प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू कर देता है, एक किनारे पर खड़ा है और चलना शुरू कर देता है। एंड ऑन प्लेटफॉर्म स्लोली, बहुत धीमे धीमे, भागेगा नहीं, धीमे धीमे, एंड रीच एट अदर एंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये धीमे धीमे ऐसे अपना आएगा, मूव करेगा, और ये बच्चा, ये बॉय, ये धीमे धीमे प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ ये धीमे धीमे कहाँ पहुँचने वाला है, इट विल रीच एट अपोजिट एंड, ठीक है। ये जो बॉय है वो चलता हुआ धीमे धीमे जाकर के दूसरे किनारे तक पहुँचना है, ठीक है, जो इससे 4 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और प्लेटफॉर्म पानी के सरफेस पे है और तुम चलते चलते मस्ती में अपना दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जाओ, क्या दिक्कत है, जाओ, कौन रुका हुआ है। मगर तुम्हारे जाने से क्या फ़र्क होगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बाई वॉट डिस्टेंस द प्लेटफॉर्म विल मूव और शिफ्ट, प्लेटफॉर्म कितना डिस्टेंस मूव करेगा या शिफ्ट करेगा। मैं कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म कितना डिस्टेंस मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, भूल जाओ। क्यों करेगा, पहले इस पर फोकस करो भैया, क्यों ही करेगा, वो कितना करेगा ठीक है, निकालेंगे, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले वजह जाने कि शिफ्ट क्यों करेगा। सुनो, ये बॉय जब आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है, तो होता क्या है
कि हम सब जानते हैं कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो लोग हैं, एक प्लेटफॉर्म और दूसरे बालक, और तीसरा कोई नहीं है। ये बालक जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ये चलता हुआ आगे जाएगा, मतलब सिस्टम में से एक पार्टिकल अपने जगह से डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे इसके पहले कोई क्वेश्चन हो रहा था कि दो पार्टिकल थे, एक पार्टिकल को आगे पीछे शिफ्ट कर रहे थे, तो ये बॉय जब आगे जा कर के इस किनारे पर पहुंचा, मतलब कि सिस्टम में दो पार्टिकल में से एक पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब एक पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो क्या सेंटर ऑफ मास खड़े होकर देखता रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो भी डिस्टर्ब होगा। उसको बचाने के लिए, उसको अनमूव्ड रहने के लिए ये प्लेटफॉर्म को भी शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे वहाँ दूसरे बॉडी को मूव कर रहे थे कि एक बॉडी को मूव किया तो सेंटर ऑफ मास को बचाने के लिए दूसरे बॉडी को लाना, शिफ्ट करना पड़ रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक बॉडी है बालक, दूसरा बॉडी है प्लेटफॉर्म। जब ये शिफ्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास को बचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी हल्का फुल्का शिफ्ट होगा। अच्छा, एक बात और, हमने इसके पहले क्वेश्चन में क्या बताया था? अच्छा, बहुत क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं, एक एक करके तुमसे पूछता हूँ और तुमको सबका आंसर बताऊंगा। सर वहाँ तो कहा था कि सेंटर ऑफ मास को अनमूव्ड रखना है, तो आप दूसरे बॉडी को मूव करा दिए थे, ठीक है। यहाँ तो नहीं करा है दूसरे की सेंटर ऑफ मास को अनमूव्ड होना है, तो प्लेटफॉर्म को क्यों मूव करा रहे हैं आप? वहाँ तो कहा था सेंटर ऑफ मास को अनमूव्ड होना है, तो ठीक है आप सेकंड बॉडी को मूव कराए थे। यहाँ तो नहीं कहा है कि सेंटर ऑफ मास को अनमूव्ड होना है, तो किस आधार पे आप कह दिए कि जब बालक आगे शिफ्ट करेगा तो प्लेटफॉर्म भी शिफ्ट होगा? क्योंकि वहाँ चलो उस क्वेश्चन में कह दिया था कि सेंटर ऑफ मास को अनमूव्ड होना है, यहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ कहाँ नहीं है, फिर भी ये अनमूव्ड रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब ये बालक इस प्लेटफॉर्म पे चलते हुए जाएगा तो ऑब्वियसली अपने पैर से प्लेटफॉर्म को दबाएगा। तुम चलोगे तो प्लेटफॉर्म से दबाओगे, प्लेटफॉर्म पे दबाओगे पैर को, मगर वो प्लेटफॉर्म पर लगाया गया फोर्स इंटरनल फोर्स होगा। यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है। तो सिर्फ इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास तो चेंज करता नहीं है। इसका मतलब कि जब ये बालक आगे बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास को बचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म खुद ब खुद पीछे आ जाएगा, क्योंकि ये बालक जो अब वहाँ क्या था, पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स मूव कर रहा था। यहाँ पर बालक को एक्सटर्नल फोर्स मूव नहीं कर रहा है, वो खुद फोर्स लगा करके जा रहा है। जो कैसा फोर्स है, अंतर को समझो। जो क्वेश्चन की वो m और 4m वाला, वहाँ पे m को किसी एक्सटर्नल फोर्स मूव कर रहा था। यहाँ पर बालक को कोई एक्सटर्नल फोर्स मूव नहीं कर रहा है, ये खुद ब खुद चलता हुआ जा रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसलिए सेंटर ऑफ मास अनमूव्ड रहेगा और उसको बचाने के लिए प्लेटफॉर्म खुद ब खुद, जहाँ इंटरनल फोर्स होगा वहाँ अगर एक पार्टिकल मूव करेगा दूसरा पार्टिकल खुद ब खुद मूव करेगा, तुमको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शिफ्टिंग एक्सटर्नल फोर्स से हो रही है तो तुमको आना पड़ेगा, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था। फॉर्मूला यहाँ वहाँ दोनों सेम है, m1x1 = m2x2, मगर डिफरेंस को समझो। क्लियर है? तो अब मैंने पहले तुम कहा भी था कि मूवमेंट अपोजिट होना चाहिए। अगर बॉय इधर शिफ्ट करेगा तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में दोनों बॉडी का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर बॉय इधर मूव करेगा तो बताओ प्लेटफॉर्म कहाँ मूव करेगा? सिर्फ पीछे की तरफ मूव करेगा। इसको कभी देखे भी होगे, कभी तुम नदी के पास जाओ और नाव किनारे पर खड़ी, ठीक है, शायद फील किए भी होगे। एक नाव मान लो किनारे खड़ी है नदी के सरफेस पे, और तुम उस पे अकेले खड़े हो और चलते चलते आराम से नाव के दूसरे किनारे पर तुम जा रहे हो। तो कभी तो इस बात को फील किए होगे शायद कि जब तुम चलते हुए नाव पर एक दूसरे एंड पर जाते हो तो हल्का सा नाव पीछे शिफ्ट होती है। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा फील किए हो कि नहीं, कि तुम्हें से बहुत तो किए भी होगे। वही है ये, वही है। जब तुम नाव पे चलते हुए आगे जाओगे तो तुम सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब कर रहे हो, और इसको बचाने के लिए नाव हल्का सा कहाँ आ जाएगी? पीछे आ जाएगी, क्योंकि तुमने इंटरनल फोर्स लगाया है, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट होने का इजाज़त नहीं है।
अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो प्लेटफॉर्म भी छेड़छाड़ करेगा ताकि सेंटर ऑफ मास को बचाया जाए। तो वो जहाँ उस क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स कर रहा था वो काम यहाँ इंटरनल फोर्स से होगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सब कुछ वही है और डायरेक्शन क्लियर है ना। अगर ये बॉय आगे शिफ्ट करेगा तो प्लेटफॉर्म कहाँ शिफ्ट करेगा बच्चों? हल्का सा पीछे की तरफ, हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कितना शिफ्ट करेगा भाई तुमको पता करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला वही लगाएंगे बच्चों, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान सुनो, जब बॉय यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया अपोजिट कॉर्नर तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? क्योंकि सर 4 मीटर का डिस्टेंस मूव करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइड इज 4 मीटर। लेकिन जब तक ये चलते चलते यहाँ आएगा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी तो पीछे खिसकेगा। जैसे मान लो मैंने कहा प्लेटफॉर्म 1 मीटर पीछे खिसक गई, तो बॉय तो 4 मीटर यही मेन चीज़ है सुनना, बॉय तो 4 मीटर चल करके आया लेकिन प्लेटफॉर्म 1 मीटर पीछे खिसक गया। तो बॉय का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 3 मीटर हुआ ना। ये 4 मीटर आया मगर प्लेटफॉर्म की वजह से 1 मीटर पीछे भी चला गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉय का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना को सर 3 मीटर, 4 तो आया लेकिन प्लेटफॉर्म उसको 1 मीटर और पीछे ले गया, तो एग्जैक्ट उसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ। तो अगर मैं कहूं कि बॉय यहाँ से यहाँ चल के आया और ये प्लेटफॉर्म x डिस्टेंस पीछे शिफ्ट हो गया जो तुमको फाइंड करना है, तो अगर बॉय यहाँ से यहाँ पर आता तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता? 4 मीटर का, लेकिन प्लेटफॉर्म x मीटर पीछे खिसक जा रही है। तो बॉय का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 तो तुम आए थे मगर प्लेटफॉर्म के कारण x पीछे भी चले गए, तो तुम कितना आगे आए? ओनली 4 माइनस x। ये सब ध्यान देना होगा तुमको ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के बदले 9 भी आ सकती है, 9 पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। क्लियर जो बोल रहा हूँ? ये मूव किया 4 मीटर आगे मगर प्लेटफॉर्म x मीटर पीछे भी चला गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? 4 आगे x पीछे, तो 4 माइनस x। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। खैर, प्लेटफॉर्म का मास कितना है? 100 किलोग्राम। प्लेटफॉर्म कितना डिस्टेंस मूव करेगा? x, जो कि फाइंड करना है। बॉय का मास कितना है? 40 किलोग्राम। बॉय कितना डिस्टेंस मूव करेगा सर? 4 माइनस x डिस्प्लेसमेंट। यही बस तुमको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में, नाव वाले क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन तुमको ध्यान देना होगा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, 4 4 जा 16 माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा? 14x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 16/14 कितना हो जाएगा? 8/7 मीटर। 8/7 मीटर ये डिस्टेंस मूव करेगा प्लेटफॉर्म। अगर बॉय चलता हुआ दूसरे कॉर्नर पर पहुंचेगा तो प्लेटफॉर्म पीछे की दिशा में इतना डिस्टेंस मूव करेगी 8/7 मीटर, ताकि सेंटर ऑफ मास अनमूव्ड रहे। इनका जो सेंटर ऑफ मास कहीं पर इसको मिलाओ एयर में कहीं पर आएगा, तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर रहे। ऐसा होने के लिए प्लेटफॉर्म को 8/7 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन था तुम्हारे नीट एग्जाम में पूछा गया था। आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो कॉन्फिडेंटली कर करके आओ। ठीक है, तो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक क्वेश्चन अभी इस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन और करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम उस क्वेश्चन को समझ जाएं और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहे पहले से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, फिगर भी तुमने ड्रॉ कर दिया मैंने। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है जैसा कि फिगर में देख रहे हो, और इंक्लाइंड प्लेन का भी मास दिया है कैपिटल M। ठीक है, एंड लेंथ L। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो लेंथ भी हमको दे रखा है L। ठीक है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बच्चों वो भी हमको दे रखा है थीटा। ठीक है, फिगर में देखा। तो क्वेश्चन करा है कि m मास का एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन है
जिसका मास कैपिटल M है उसके टॉप पर रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन की लंबाई L है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और ये सरफेस है, ग्राउंड है, जहाँ पर पे इंक्लाइन प्लेन को तुमने रखा हुआ है। आगे कह रहा है इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स विथ रेस्ट, अगर ये ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट करे, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट करता है विथ रेस्ट, धक्का को नहीं मारना, बस लाके छोड़ देना है, ठीक है, एंड रीचेस द बॉटम, और जैसे ही छोड़ोगे नीचे की तरफ गिरेगा, बॉटम तक पहुंचेगा। बाय व्हाट डिस्टेंस द इंक्लाइन प्लेन विल मूव और शिफ्ट, जब ये नीचे फिसल करके आएगा तो ये इंक्लाइन प्लेन कितना मूव करेगा, कितना शिफ्ट करेगा। फिर वही प्रश्न पूछूंगा मैं तुमसे, कितना शिफ्ट करेगा, मूव करेगा, विल सी लेटर। क्यों ऐसा होगा वो पहले समझते हैं, ठीक है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है इस प्रश्न का, जिसके बिना इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, एज्यूम दैट ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। जितने भी सरफेस देख रहे हो, ये सरफेस इंक्लाइन प्लेन वाला और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राउंड का जहाँ पे प्लेन को तुम रखे, ये सारे सरफेस कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ है, चिकने, सपाट, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। तो होगा क्या, सुनो, जब ये इस पे नीचे की तरफ फिसलेगा तो हल्का से आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आने में हल्का सा ही मूव करेगा। वही प्लेटफॉर्म और बॉय वाला क्वेश्चन है, जैसे बॉय आगे बढ़ रहा था तो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही होगा जब ये इंक्लाइन प्लेन नीचे आकर के यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो इंक्लाइन प्लेन कहाँ शिफ्ट करेगा बच्चों, पीछे की तरफ। वैसे ही क्वेश्चन क्यों करेगा, वही रीज़न है, सेंटर ऑफ मास को बचाने के लिए। तो सेंटर ऑफ मास अनमूव्ड रहे, सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक पार्टिकल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे की तरफ जाए, ताकि इसके प्रभाव को, इफेक्ट को कैंसिल कर ले, बैलेंस कर ले। क्लियर है। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलेगा इंक्लाइन प्लेन पीछे हट जाएगा थोड़ा सा, ताकि सेंटर ऑफ मास को बचा ले। और वही लगाना होगा फॉर्मूला, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। क्वेश्चन अलग अलग होंगे मगर कॉन्सेप्ट वही होगा। m1 मतलब मान लो इंक्लाइन प्लेन। अच्छा एक बात जरा मुझको बताना, जब ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरा तो कितना वो आगे की तरफ बढ़ा, तो आगे तो ये डिस्टेंस लेंगे ना हॉरिजॉन्टल, भाई यहाँ से यहाँ तक गिरा मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस आगे की तरफ गया। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, ये है L cos थीटा। अगर मैं कॉस्ट लगाऊँ फॉर्मूला तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो इसका बेस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, L cos थीटा। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब ये ब्लॉक नीचे फिसल के यहाँ से यहाँ आया तो कितना वो फॉरवर्ड गया, तो फॉरवर्ड मूवमेंट L मत बोल देना, वो तिरछी लेंथ है, ये तिरछी लेंथ है। अगर फॉरवर्ड कितना गया तो सिर्फ यहाँ से यहाँ काउंट करो, कितना बोलोगे, L cos थीटा। लेकिन फिर वही कहानी होगी, जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा होगा तो L cos थीटा आगे आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे भी तो शिफ्ट हो गया है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ फिसला तो 5 सेंटीमीटर आगे आ गया, लेकिन इंक्लाइन प्लेन 1 सेंटीमीटर पीछे भी खिसक गया। तो ब्लॉक का जो टोटल फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ वो तो 5 - 1 4 सेंटीमीटर हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो इंक्लाइन प्लेन x डिस्टेंस पीछे खिसक गया, और पीछे क्यों खिसका तुम सब जानते हो, ऐसे क्वेश्चन में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है ताकि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए और सेंटर ऑफ मास को बचा सके। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा L cos थीटा आगे आएगा, प्लेटफॉर्म x डिस्टेंस पीछे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर ये प्लेटफॉर्म पीछे शिफ्ट ना करता तो इसका टोटल मूवमेंट फॉरवर्ड कितना होता, L cos थीटा। लेकिन जब तक ये L cos थीटा आगे आएगा, हल्का सा प्लेटफॉर्म नीचे चला, कितना चला गया, x। तो अब मैं तुमसे पूछूं इस बॉडी का नेट फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अगर L cos थीटा और प्लेटफॉर्म की दया से -x।
तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल कॉस थीटा माइनस एक्स, जैसा कि प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो मास ऑफ ब्लॉक इज एम, x1 कितना बच्चों, x1 उसका डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा माइनस एक्स, m2 मतलब इस इंक्लाइन प्लेन का मास कैपिटल M दिया है और कितना डिस्टेंस मूव किया वो x, x हमको फाइंड करना था। तो एम एल कॉस थीटा माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। तो एम एल कॉस थीटा इधर को उधर भेज कर मैं x निकाल लेता हूँ बच्चों कॉमन। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस एम। तो इतना शिफ्टिंग होगी बच्चों उस इंक्लाइन प्लेन में, ताकि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर कोई भी आंच ना आने पाए। सेंटर ऑफ मास जैसा था, जहाँ था वैसे पड़ा है। ठीक है, सब खेल नेचर का है, नेचर सब कुछ करती है। ये सब कुछ तुम खड़े होकर देखते रहोगे, ये सारी घटना अपने आप होती रहेगी। दैट इज़ हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज़। तुम बस चुपचाप खड़े होकर देखते रहो, नेचर सब अपने आप करता जाएगा। सेंटर ऑफ मास का ध्यान रख लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट। ओके बच्चों, तो ये एक और क्वेश्चन है जो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैं क्वेश्चन वहीं से ले रहा हूँ जहाँ से एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए हैं, ताकि तुमको आइडिया लगे कि हर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है वो बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मैंने लिया है। ठीक है, तो जो बच्चे भी CU सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम रेडी हो जाए, देख लें क्या स्टैंडर्ड है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या देखते हैं, कह रहे बच्चों, अ मैन ऑफ मास m, एक मैन है, इस मैन का मास मुझे स्मॉल m दिया हुआ है, मैन का मास दिया हुआ है, इज हैंगिंग इन एयर, हवा में लटक रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ बलून ऑफ मास m। ये एक बलून है जिसका मास कितना दिया है बच्चों, कैपिटल M। इस बलून को एक रस्सी है, रस्सी का मास वास दिया नहीं, तो मतलब मास लेस होगा, या इंक्लूड करके बलून में दे दिया होगा, नहीं दिया उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। अभी जो मैन है जिसका मास स्मॉल m दिया हुआ है, कह रहा है स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप विथ वेलोसिटी u। अब ये रस्सी को पकड़ा हुआ है, इमेजिन करो तुम ही हो यहाँ पर पे, ये ग्राउंड है, ये बलून है, रस्सी पकड़ के तुम हवा में लटके हो और ग्राउंड तुमसे नीचे है, इमेजिन करो, और तुम रस्सी को पकड़ करके बलून की तरफ ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहे हो, चला रहो। जस्ट इमेजिन करो कि फिजिक्स तुमको अपने आप आ जाएगी। खुद को वहाँ पे रख के देखो, सोचो कि तुम यहाँ बलून को रस्सी पकड़े खड़े हो, आई मीन लटके हो, और ग्राउंड काफ़ी नीचे है और तुम रस्सी को पकड़ करके बलून की तरफ ऊपर चढ़ रहे हो। सोचो जरा क्या होगा, फॉरगेट अबाउट फिजिक्स है, सोचो प्रैक्टिकली होगा क्या अपने डेली लाइफ में आसपास की जो घटनाएं होती, सोचो क्या होगा। बहुत लोग इस बात को सोच पा रहे होंगे, मुझको पक्का विश्वास है, बहुत लोग सोच पा रहे होंगे कि जब हम लोग क्लाइंब करेंगे ऊपर की तरफ तो बलून कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। कौन कौन इस बात को ऑनेस्टली फील कर पाया है, मुझको कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ऑनेस्टली, मेरे कहने के बाद नहीं कि हाँ सर अब मैं फील कर रहा हूँ, क्या खुद से फील कर पाए थे कि अगर हम क्लाइंब करेंगे ऊपर के तो बलून हल्का सा नीचे की तरफ आएगा। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख करके जिसने ये सोच लिया था, दिमाग में ख्याल आ गया था, अंदर से फीलिंग आ गई थी, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा कौन है वो, कौन है वो इनफैक्ट जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी। ठीक है, जिनको नहीं आई थी आ जाएगी, हमारी कोई बात नहीं है। सबके समय अलग अलग होते हैं, अपने आप को किसी से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, समय सबके अलग अलग होते हैं, सबके लिए समय आते हैं। बस पेशेंटफुली मेहनत करो और अपने टाइम का इंतजार करो। ठीक है, तो जैसे ही मैं रस्सी पकड़ कर ऊपर क्लाइंब करूंगा, बलून कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। लेकिन फिर मैं सवाल पूछूंगा, भैया क्यों? फिजिक्स क्या है इसके पीछे? फिजिक्स सिंपल सी बात है, जब ये इसको पकड़ के लटका है। अच्छा, यहाँ सिस्टम में कौन कौन है? सिस्टम में 3 लोग हैं, एक ये मैन, बलून और रस्सी। वैसे जिसका मास ना हो उसको सिस्टम में अगर तुम नहीं मानोगे तो फर्क नहीं पड़ता, 2 ही कह सकते हो मास, मैन और बलून। रस्सी भी कह सकते हो, क्योंकि मास दिया नहीं, फर्क नहीं पड़ता।
ये मैन भी रेस्ट में है, बलून भी रेस्ट में है, तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। अब ये क्लाइंब करना ऊपर चलेगा तो सेंटर ऑफ मास तब भी रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि जब ये क्लाइंब करके चढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो बताओ जो फोर्स लगाएगा रस्सी पर, कभी चढ़े रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है उसको, तो खींचोगे ऊपर फोर्स लगाओगे, बताओ खाली फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल की इंटरनल। इतना मुझको बता दो कि रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने में जो तुम फोर्स लगाओगे उसकी गिनती हम किस में करें, इंटरनल में करें कि एक्सटर्नल? खरीदा कोई भी कहेगा सर इंटरनल, क्योंकि ये मैन ने बलून पर फोर्स लगाया, दोनों ही तो सिस्टम का हिस्सा है, दोनों ही तो सिस्टम मिल के बना रहे हैं, तो इसके इंटरनल फोर्स लगाने से सेंटर ऑफ मास से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। खींचने के पहले रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा। हाँ, अगर कोई यहाँ से आए तीसरा व्यक्ति जो इसका सिस्टम का हिस्सा नहीं है और इसका पैर पकड़ के नीचे खींच दे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, वहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई तीसरा व्यक्ति आए और इसका पाँव पकड़ करके ऐसे नीचे खींच दे, पटक दे, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, उससे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये अपने से कलाबाजी करेगा, चढ़ करके ऊपर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का कुछ नहीं होने वाला। रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि जिस फोर्स से रस्सी को खींच रहा है वो इंटरनल फोर्स है। खींचते रहो, बलून नीचे आ जाएगा, तुम ऊपर से जाओगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी वेलोसिटी अगर जीरो थी तो जीरो ही रहेगी, कल ही पड़ेंगे। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कोई माई का लाल नहीं है जो सेंटर ऑफ मास को मूव करके दिखा सके। तो अगर मैं कहूँ कि ये यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बच्चों बलून भी कुछ न कुछ वेलोसिटी से, मान लो यू डैश से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ मास अनमूव्ड रहे। तो अगर तुमको फॉर्मूला लगाओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, जैसा फॉर्मूला कल पढ़े थे, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो था, जीरो ही रहेगा। m1 मास ऑफ मैन जो u स्पीड से ऊपर जा रहा था, m2 मास ऑफ बलून कितने स्पीड से नीचे आएगा, u डैश फिलहाल नहीं पता है, डिवाइडेड बाई m मास ऑफ बलून प्लस स्मॉल m मास ऑफ मैन। ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू mu प्लस mu डैश। देयरफॉर u डैश कितना आ गया बच्चों सर, माइनस mu बाई कैपिटल M। तो बच्चों इस वेलोसिटी से वो जो बलून होगा वो नीचे की तरफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, जो इस बात को प्रूफ करता है कि बलून का वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में होगा। अगर ऊपर चढ़ेगा तो बलून कहाँ शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ विथ दैट मच वेलोसिटी। आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो, पर्टिकुलर क्वेश्चन पर नहीं। जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलेंगे जल्दी क्विक। बच्चों तो आज मैं क्लास यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज मैं हर एक दिन नया कॉन्सेप्ट तुमको सिखाऊंगा, एक ही दिन सारा कॉन्सेप्ट तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है। धीमे धीमे पढ़ेंगे, अच्छे समझ के करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये सबको समझ में आ गया? सारे लोग बताया करो कमेंट बॉक्स में कि सर मुझको ये दिक्कत है, ये समझ में आ गया, क्या बात है, ठीक है। तो जो भी क्वेरीज है, समस्या है, मुझको बताओ। आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि क्या कैसे हो रहा है, बाकी प्रैक्टिस है वो लोग अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे कुछ नए और डिफरेंट बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो हमारे प्रिपरेशन को और मजबूती देगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और तुमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि यार अब हम कर सकते हैं, यहाँ पर हो तो कर ही लोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करो, लगन से करो और अच्छे से करोगे, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।